वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुड्ढा खेड़ा लाठर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के ई लर्निंग एजुसेट प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम अपना टॉपिक कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, थ्योरी ऑफ सप्लाई और प्रोडक्शन फंक्शन की। चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय है। ए ऑप्शन वस्तु का वास्तविक उत्पादन है, बी वस्तु का वर्तमान स्टॉक है, सी पूर्ति के लिए उपलब्ध स्टॉक है, या डी वस्तु की वह मात्रा जो बेचने के लिए एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में प्रस्तुत की जाती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। वस्तु का वास्तविक उत्पादन। जब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, अगर आप फर्म के ओनर हैं, तो प्रोडक्शन करने के बाद जो आउटपुट हो गया, क्या वो सप्लाई कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हम उसे बेचने के लिए अभी तैयार नहीं है। अगला है वस्तु का वर्तमान स्टॉक। जो बचा हुआ है स्टॉक है, उसे हम बेचने के लिए तैयार है ही नहीं, तो स्टॉक स्टॉक ही रहेगा। पूर्ति के लिए उपलब्ध स्टॉक, वो भी एक स्टॉक है। डी ऑप्शन देखिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। वस्तु की वह मात्रा जो बेचने के लिए एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में प्रस्तुत की जाती है, चाहे वो बिके या ना बिके, लेकिन प्रस्तुत की जाती है बेचने के लिए, तभी वो सप्लाई कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपने गलत कथन छांटना है इसके अंदर से। ए ऑप्शन है पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे वास्तव में बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बी पूर्ति स्टॉक से अधिक होती है, सोचिए आप। सी पूर्ति वक्र ह्रासमान सीमांत उत्पादकता के नियम के कारण ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। डी ऑप्शन पूर्ति फलन वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा और इसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध होता है। देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे वास्तव में बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वास्तव में वही पूर्ति कहलाती है जब हम स्टॉक का एक हिस्सा जिसे हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो ये कथन सही है। और हमें क्या ढूंढना है? सही नहीं है वो ढूंढना है। देखिए पूर्ति स्टॉक से अधिक होती है? कभी भी नहीं होती। तो ये हमारा आंसर बनेगा बी जो है, ये हमारा गलत है। इसके अंदर कथन सही नहीं है, पूर्ति स्टॉक से कभी भी अधिक नहीं होती है। सी ऑप्शन देखें, पूर्ति वक्र ह्रासमान सीमांत उत्पादकता के नियम के कारण ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। डेफिनेटली होता है, ये भी सही है। पूर्ति फलन वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा और इसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध है। डेफिनेटली है। इसीलिए हम कहते हैं सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ पी। प्राइस लेते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से लेते हैं। तो ये बी भी हमारा सही है। तो हमारा जो आंसर है वो बी, जो कि कथन सही नहीं है। तो यहां पर बी हमारा आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पूर्ति वक्र होता है? ऑप्शंस हैं एमसी का बढ़ता भाग जो एबीसी के न्यूनतम से ऊपर होता है, या बी ऑप्शन एबीसी का बढ़ता भाग, या सी ऑप्शन एआर औसतागम, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, ये ग्राफ है आपके सामने। डायग्राम में देखिए आप, यहां पर देखिए एमसी जो है एमआर को नीचे से काटता है संतुलन के लिए, आप पहले से जानते हैं। तो एआर भी क्या है? एमआर के इक्विवेलेंट होता है अगर प्राइस सेम है तो यहां देखिए ए ऑप्शन, यहां पर एबीसी जो है मिनिमम है ए पॉइंट पे, और यहां पर एआर भी है और यहां पर संतुलन भी है। तो संतुलन होके हमारा उत्पादन ऐसे निकल के आया, क्यों हमारा उत्पादन हो गया। अब जैसे ही फर्म के लिए एआर बढ़ता है, एआर बढ़कर एआर 1 हो जाता है, यानी कीमत बढ़ गई मार्केट के अंदर, तो नया संतुलन बी पॉइंट पे हुआ। तो देखिए ये क्यू से क्यू1 तक उत्पादन हो गया। उसके बाद और एआर ऊपर बढ़ता है, एआर2 हो जाता है, कीमत बढ़कर एआर2 हो गई, तो नया संतुलन सी बिंदु पर है। तो देखिए ये क्यू2 उत्पादन हो गया बढ़कर। तो आप देखिए अगर ए पॉइंट लेते हैं हम, तो ये क्या है? एआर और एबीसी इक्वल है इस पॉइंट पे, तो इसे हम क्या कहते हैं? शट डाउन पॉइंट कहते हैं, उत्पादन बंद बिंदु, शट डाउन पॉइंट। इस उत्पादन बंद बिंदु से अगर मान लो कि कीमत नीचे हो जाती है, तो हम फर्म जो है वो बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करेगी। और जबकि आपने देखा ए, बी और सी, इन तीनों संतुलनों को अगर हम मिला देते हैं,
तो ये देखिए बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे हमने कीमत बढ़ाई वैसे वैसे जो है ये बढ़ता हुआ नजर आया। ये एमसी का हिस्सा है और यही एमसी का जो हिस्सा है जो कि एबीसी से ऊपर है, यही सप्लाई कर्व होता है। सो आपका जो ऑप्शन है वो ए इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है। एमसी का बढ़ता हुआ भाग जो है एबीसी से जो ऊपर होता है वो हमारा जो है सप्लाई वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक किसान गेहूं और चावल का उत्पादन करता है, यदि चावल की कीमत बढ़ जाती है तो गेहूं की पूर्ति वक्र में क्या बदलाव होगा? तो किसान क्या करेगा? चावल की कीमत बढ़ी है, तो चावल की कीमत बढ़ी है तो क्या करेगा? वो चावल का उत्पादन बढ़ाएगा। तो चावल का उत्पादन बढ़ाएगा और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गेहूं के पूर्ति वक्र में क्या बदलाव होगा। तो यानी कि चावल की कीमत बढ़ी तो चावल का उत्पादन बढ़ गया, तो गेहूं की सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? चावल का उत्पादन बढ़ाओगे तो गेहूं का उत्पादन कम होगा, तो गेहूं का उत्पादन कम होगा तो देखिए क्या होगा, पूर्ति वक्र लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर खिसकेगा, पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकेगा, या पूर्ति में संकुचन होगा या पूर्ति में विस्तार होगा। ये चारों ऑप्शन देख लिए हैं तो देखिए ये सप्लाई कर्व है एसएस, मान लो कि ये पी प्राइस है, ये क्वांटिटी क्यू और ये गेहूं का है। तो गेहूं के लिए क्या होगा, जब प्राइस इसकी सेम है और चावल की कीमत बढ़ गई तो प्रॉफिटेबल चावल का प्रोडक्शन रहेगा, तो चावल का उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, गेहूं का उत्पादन क्या होगा, कम हो जाएगा। सेम प्राइस पे सप्लाई क्या है आपकी लेफ्ट साइड सरक जाएगी। तो यहां आप देखते हैं कि ए ऑप्शन आपका इन सभी ऑप्शंस में बेस्ट है, वो ठीक है। तो यहां पर उत्तर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शंस हैं, इनमें से एक गलत छांटना है। देखते हैं क्या है। पूर्ति प्रवाह है, पूर्ति प्रवाह है या स्टॉक होती है? आप पहले तो ये समझिए, पूर्ति प्रवाह होती है क्योंकि वो पर मंथ पर वीक ऐसे टाइम के डायमेंशन के हिसाब से मापी जाती है, तो पूर्ति प्रवाह है। पूर्ति से अभिप्राय फर्म द्वारा बेचने का प्रस्ताव, यह कोई आवश्यक नहीं कि फर्म बेचने में सफल हो, बिल्कुल सही, ये परिभाषा पूरी होती है पूर्ति की। पूर्ति वक्र समय से प्रभावित होता है, डेफिनेटली। अगर अति अल्पकाल है तो पूर्ति आप नहीं बढ़ा पाएंगे, अल्पकाल है तो थोड़ी सी बढ़ा पाते हैं, और दीर्घकाल है तो पूरी तरीके से मांग के अनुसार बदल जाती है क्योंकि साधन उसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। तो पूर्ति वक्र का समय पर भी प्रभाव होता है। कोई कथन गलत नहीं है। देखिए हमने तीन पढ़े, तीनों ठीक हैं, तो डी हमारा आंसर निकल के आएगा। ये डी जो है हमारा आंसर है कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार पूर्ति वक्र का निर्माण सभी व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का डैश जोड़ है। क्या वो लंबरूप जोड़ है, ए ऑप्शन, या बी वो क्षैतिज जोड़ है, या सी ए और बी दोनों ठीक हैं, या डी ए और बी दोनों ही नहीं। इसको हम देखते हैं डायग्राम से। देखिए क्या है, ये एस ए फर्म की सप्लाई है, ये बी फर्म की सप्लाई है और ये सी फर्म की सप्लाई है। इन तीनों को जोड़ें तो देखिए ए का उत्पादन कितना है, 10 पूर्ति होती है, अगले की क्या है 20 पूर्ति होती है, और उससे थर्ड वन की जो है वो 30 पूर्ति होती है। तो तीनों की अगर जोड़े तो वो 60 बनता है। तो ये क्या हुआ, हमने इस तरीके से इनको प्लस किया और ये आगे की ओर निकल गए, तो ये जो है हमारा क्षैतिज जोड़ को बनता है। सो बी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की पूर्ति में वृद्धि इनमें से किसके कारण होती है? पूर्ति में वृद्धि किस कारण होती है? क्या तकनीक उन्नत हो जाए उस कारण होती है, ए ऑप्शन। क्या अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाती है जिससे कि जो वस्तु हम उत्पादित कर रहे हैं उसकी पूर्ति बढ़ाएंगे, या सी ऑप्शन, उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी हो गई जिससे लागत कम हो जाएगी तब हमारा उत्पादन बढ़ेगा, क्या उससे पूर्ति बढ़ेगी, या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर जो बनता है वो उपरोक्त सभी है। तकनीक उन्नत होगी तो उससे भी उत्पादन बढ़ेगा जिससे कि पूर्ति बढ़ेगी, अन्य वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जो वस्तु हम बना रहे हैं उसका उत्पादन हम बढ़ा देंगे तो उसकी भी पूर्ति बढ़ेगी, और उत्पादन के साधन अगर कम हो जाते हैं तो लागत कम होगी, लागत कम होने से क्या होगा, पूर्ति बढ़ती है। सो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति में संकुचन इनमें से किसके कारण होता है? तो सबसे पहले आप देखें संकुचन क्या है, दिमाग में ये लाइन, फिर हम ऑप्शन देखते हैं। उत्पादकों की संख्या में कमी हो जाए,
उस कारण संकुचन होगा। वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी है, उस कारण संकुचन होगा, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए इस कारण होगा, या विक्रेताओं के खर्चे में कमी हो जाए इस कारण होगा। सो देखिए संकुचन क्या है, संकुचन है प्राइस कम हो गया जिससे पूर्ति की मात्रा जो होगी वो साथ साथ कम होगी, तो वो स्वयं की कीमत के कारण होता है संकुचन, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन तकनीक की व्याख्या करते हैं तो उस समय अल्पकाल को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो अल्पकाल जब हम उत्पादन की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अल्पकाल क्या है। अल्पकाल ए ऑप्शन 6 महीने तक का होता है, या बी ऑप्शन अल्पकाल 10 साल तक का होता है, या सी ऑप्शन जब तक सभी साधन स्थिर हैं तब होता है, या जब तक कम से कम एक आगत या इनपुट स्थिर है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जब तक कम से कम एक आगत या एक साधन स्थिर रहता है या एक इनपुट स्थिर रहता है तब तक जो है अल्पकाल कहलाता है, और अगर सारे साधन बदल जाते हैं तो हम उसे दीर्घकाल कहते हैं। सो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, बाजार समय अवधि में नाशवान वस्तु का पूर्ति वक्र इनमें से कौन सा है। तो नाशवान वस्तु वो होती है जो हम स्टॉक में नहीं रख सकते, जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो जल्दी ही वो खराब हो जाती है। तो ऐसी वस्तु के लिए पूर्ति वक्र किस डिजाइन का होगा, क्या वो ए आकार बढ़ता हुआ होगा, या बी डायग्राम में आप देखें वो वाई के समानांतर होगा, या सी डायग्राम देखें आपको ऋणात्मक ढलान का होगा, या डी डायग्राम देखें पहले बढ़ेगा फिर स्थिर हो जाएगा। देखिए ये बढ़ता हुआ होगा तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि नाशवान वस्तु है, कीमत बढ़ेगी तो हम उसकी पूर्ति नहीं बढ़ा सकते, तो पहला गलत हो गया। सेकंड देखते हैं बी ऑप्शन में, ये वाई के समानांतर है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी बढ़ाएंगे तो पूर्ति हमारी क्या तक ही रहेगी, या कीमत कम हो गई तो हम उसकी पूर्ति को चेंज ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके से जो सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो ये हमारा आंसर बनता है, क्योंकि नाशवान वस्तु की पूर्ति को हम ना तो कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, कीमत चाहे बढ़े या घटे। उसके बाद सी ऑप्शन है, ये ऋणात्मक ढलान है, और आपको पता है ऋणात्मक ढलान मांग वक्र का होता है, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन अगर हम देखें तो पहले बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ पूर्ति बढ़ रही है, उसके बाद एक स्थिति के बाद जो है प्राइस बढ़ेगा तो पूर्ति स्थिर हो जाएगी। ये सिर्फ टिकाऊ वस्तुओं के संदर्भ में होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है नाशवान वस्तुओं की पूर्ति बिल्कुल स्थिर रहती है, उससे कीमत बढ़े या घटे बाजार समय अवधि में। यहाँ देखिए क्या है, ये केवल बाजार समय अवधि की बात चल रही है। बाजार समय अवधि वो अति अल्पकाल होता है जिसके अंदर जो है सारे साधन बिल्कुल स्थिर होते हैं, तो इस स्थिति में ही केवल ये वाई एक्स के समानांतर रहेगा। नेक्स्ट, रेखा चित्र क्या दर्शाता है। देखिए रेखा चित्र में क्या है, प्राइस पी से बढ़कर P1 हो गई, तो यहाँ पर मात्रा जो है Q से बढ़कर Q1 हो गई, यानी कि प्राइस भी बढ़ा और मात्रा भी बढ़ी, दोनों बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ने से मात्रा बढ़ी। तो ये ऑप्शंस क्या हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहलाएगा ये, या पूर्ति में परिवर्तन कहलाएगा, या पूर्ति में विस्तार कहलाएगा, या डी ऑप्शन ए और सी दोनों। देखिए पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, जब केवल कीमत बदलती है उससे बदलाव आए पूर्ति की मात्रा में, कीमत बढ़ने से बढ़े या कम होने से कम हो, तो ये मात्रा है, मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। और पूर्ति का विस्तार क्या है, पूर्ति का विस्तार, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का एक हिस्सा है पूर्ति में विस्तार, तो पूर्ति का विस्तार इस डायग्राम के अंदर हो रहा है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट है। साथ में जो है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का ये हिस्सा है, तो ये भी ठीक है। डी हमारा आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट बनता है, क्योंकि ये मात्रा में परिवर्तन को भी दर्शा रहा है और ये विस्तार को भी दर्शा रहा है, तो ए और सी दोनों ही इसके अंदर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा चित्र क्या दिखाता है, उत्पादन कर में कमी। देखिए पहले तो देखते हैं रेखा चित्र क्या दिखा रहा है। ये एस एस सप्लाई वक्र है, पहले वाला एस एस, उसके बाद ये दाएं तरफ जा रहा है S1 हो गया है, तो यानी कि ये शिफ्टिंग है, ये वृद्धि को दिखा रहा है। ये किस वजह से होगा वो देख लें हम ऑप्शंस के हिसाब से। उत्पादन कर में कमी, क्या इस वजह से है, मजदूरी में कमी क्या इस वजह से है, या तकनीक सुधर गई इस वजह से है, या उपरोक्त सभी।
तो आप देखें जब पूर्ति शिफ्ट होती है राइट साइड तो उत्पादन कर में कमी हो जाएगी तो लागत कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। मजदूरी में कमी होगी तो भी उत्पादन लागत कम होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ेगी। या तकनीक सुधर जाए तो कम खर्चे में हम ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर बनता है उपरोक्त सभी ही सही हैं, दाईं तरफ पूर्ति जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन से अभिप्राय है। उत्पादन हम किसे कहते हैं? लाभ अर्जित करना उत्पादन कहलाता है, सेवा उत्पादन करना उत्पादन कहलाता है, या उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है, या डी ऑप्शन उपयोगिता का प्रयोग करना। तो देखिए डी ऑप्शन उपयोगिता का प्रयोग करें तो ये उपभोग कहलाता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं हुआ। लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट कमाना, तो वो प्रॉफिट तो तभी कमाएंगे जब हम उत्पादन को बेचेंगे, तो लाभ अर्जित करना भी नहीं हुआ। तो उत्पादन क्या है? सेवा प्रदान करना, तो सेवाएं जो है अगर वो पैसे के लिए हैं तो ही वो उत्पादन कहलाएंगी। तो यहाँ हम प्रदान कर रहे हैं तो यहाँ पैसे का जिक्र नहीं है कि वो सेल की है या घर की सेवा है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए डाउटफुल बनता है। नेक्स्ट है सी, उपयोगिता का सृजन करना। ये हमारे लिए जो है करेक्ट आंसर है, उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता को बनाना बढ़ाना साधनों की मदद से। तो ये हमारा आंसर है, उत्पादन से अभिप्राय है उपयोगिता का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच डैश संबंध है। तो वो कैसा संबंध है? पहला ए ऑप्शन तकनीकी संबंध है, बी ऑप्शन राजनीतिक संबंध है, सी ऑप्शन सामाजिक संबंध है, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सब में से देखें, उत्पादन फलन का राजनीतिक संबंध से कोई संबंध नहीं है, सामाजिक से भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है तो समाज के ध्यान में रखकर आप उत्पादन करते हैं। लेकिन उत्पादन क्या है? उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच का संबंध है, और वो संबंध जो होता है वो तकनीकी संबंध होता है। जैसे हम कहते हैं Q is a function of labor और कैपिटल। तो या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाते हैं, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान, तो जो तकनीक है उसी के आधार पर ये होता है, तो ये तकनीकी संबंध है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन की दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन क्या है? सो उत्पादन की जो दूसरी अवस्था है वो क्या है? देखिए पहले हमारा सीमांत उत्पादन बढ़ता है, फिर हमारा सीमांत उत्पादन घटता है इस तरीके से। और जब ये घटता है तो पहले कुल उत्पादन तेज गति से बढ़ता है, उसके बाद घटती दर से बढ़ता है, और जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तो टीपी अधिकतम होता है। तो यहां तक के देखिए हमारे पास 3 स्टेजेस बनती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो उत्पादन की दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन क्या है? तो ये सेकेंड स्टेज है। देखिए कुल उत्पादन क्या है? घटती दर से बढ़ रहा है। फर्स्ट, बिल्कुल ठीक बात हुई कि कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। सेकंड देखें, सीमांत उत्पादन घटता है, तो ये देखिए ये घट भी रहा है यहाँ पे, ये भी सही हो गया। औसत उत्पादन घटता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें औसत उत्पादन, तो ये भी क्या है? यहाँ पर पहले यहाँ पे आएगा सेकंड में, देखिए तो यहाँ पर जो है ये बढ़ के भी आता है, उसके बाद घटता है। तो यहाँ पर औसत का उत्पादन हमारे लिए क्या, बढ़ना और घटना दोनों लेके आता है। तो इस सेकंड स्टेज के अंदर ये हम नहीं लेंगे। तो यहाँ क्या है, ए और बी ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हुए। कुल उत्पादन घटती दर से भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन घट भी रहा है। सो डी हमारा इसके अंदर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी इकाई श्रम पर औसत उत्पादन क्या होगा? तो यहां पर फर्स्ट लेबर है, सेकंड लेबर है यूनिट, थर्ड यूनिट है लेबर की, इसके ऊपर औसत उत्पादन क्या है वो भी आपने तीसरी इकाई पे ज्ञात करना है। सो देखिए फर्स्ट पे जो कुल उत्पादन है वो 100 है, तो सीमांत उत्पादन कितना हो गया? वो 100 ही हो गया। और एपी क्या हो गया? 100/1 करेंगे तो ये भी 100 आ जाएगा। सेकंड क्या है? 90 एपी है, और यहां पर हमारे पास टीपी मिसिंग है, क्योंकि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर ये तीसरी इकाई पे एपी यानी औसत उत्पादन ज्ञात कर सके। तो यहां पर देखिए 90 जो है औसत उत्पादन है, और लेबर क्या है? 2, तो 2 को हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 180, 180 आ गया। अब यहां पर हमें एमपी निकालना है, सो 180 में से आप 80 लेस कर दें, टीपीएन माइनस 1 करके, तो ये 80 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, तीसरी इकाई पे हमें एपी निकालना है। एपी तब निकलेगा जब हमारे पास टीपी होगा। तो 100
यानी कि हम क्या करेंगे, सिग्मा एमपी करके टीपी निकाल लेते हैं। सो 100 प्लस 80 जो कि 120 दूसरी इकाई पर बन चुका था, इसमें क्या करेंगे 60 और ऐड कर देंगे। सो 100 प्लस 80 और प्लस 60 अगर हम करते हैं तो यहां पर देखिए हमारा जो है वो 240 आ जाएगा। 180 प्लस 60 करेंगे तो 240 आ गया। अब क्या करेंगे, एपी निकालना है। तो एपी क्या है, टीपी डिवाइडेड बाय एल करेंगे। सो टीपी डिवाइडेड बाय एल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय लेबर की यूनिट्स कितनी है, 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, 90 नहीं है, 80 इसके अंदर गिवन ये रहा। सो 80 हमारा आंसर हो गया। तो 70 भी गलत हो गया, 60 भी गलत हो गया, तो ये हमारा 80 आंसर आ गया। इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल्स अगर आ जाते हैं तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, काफी इजी रहेगा। नेक्स्ट है, घटते प्रतिफल का नियम किन उत्पादन इकाइयों के बीच होगा। यहां पर आपको उत्पादन इकाइयां दे रखी हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 और सामने उनकी लागत दे रखी है, कुल लागत 140 230 310 380 440 और 510। सो देखिए घटते प्रतिफल का नियम किन उत्पादन इकाइयों के बीच होगा। अब घटते प्रतिफल क्या होते हैं, घटते प्रतिफल वो होते हैं जिसमें सीमांत उत्पादन घटता है। अब यहां क्या है, कुल लागत दी हुई है, तो जब सीमांत लागत घटती है, सॉरी, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत बढ़ रही होगी। सो घटते प्रतिफल का जो दूसरा नाम होता है वो बढ़ती लागत होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एमसी ज्ञात करेंगे और जहां पर भी एमसी बढ़ती हुई नजर आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। सो देखिए 2 और 3 इकाई के बीच में होगा, 3 और 4 इकाई के हम ऑप्शंस देखते हैं, 4 और 5 में होगा या 5 और 6 में। इस तरीके से आंसर निकाल ही नहीं सकते जब तक कि हमारे पास एमसी गिवन ना हो। तो देखिए एमसी हमारे पास यहां हम निकाल लेते हैं, 230 में से 140 लेस करेंगे तो 90, 310 में से 230 करेंगे तो 80। तो हम कर रहे हैं TCN माइनस TCN माइनस 1, ये सूत्र लगाकर हम क्या कर रहे हैं, सीमांत लागत को ज्ञात कर रहे हैं। सो 380 में से 10 लेस करेंगे तो 70, 440 में से 380 लेस हो गया तो 60 और ये 510 में से लेस किया तो 70। तो हमने क्या करना है, घटते प्रतिफल, घटते प्रतिफल यानी कि बढ़ती लागत। तो आप देखिए लागत कहां बढ़ रही है, ये 60 और 70 यहां से बढ़ रही है, तो फोर्थ और फिफ्थ हमारा आंसर बन जाता है। सो ये सी हमारा आंसर है, चौथी और पांचवी इकाई जो है हमारे लिए घटते प्रतिफल को दर्शाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, औसत उत्पादन 0 है जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के समान होता है। देखो एक तो ये पहला ऑप्शन जो है औसत उत्पादन 0 होता है, ये तो कभी होता ही नहीं है, तो ये कथन तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। अगला देखते हैं, घटते बढ़ते अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। सो घटते बढ़ते अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, अल्पकाल के अंदर ही घटते बढ़ते अनुपात के नियम होते हैं। नेक्स्ट, जब सीमांत उत्पादन 0 है तो कुल उत्पादन घटता है, नहीं, कुल उत्पादन इस समय मैक्सिमम होता है, तो ये कथन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम तेजी से बढ़ता है, कम तेजी से नहीं, सीमांत उत्पादन हमेशा औसत उत्पादन से अधिक तेजी से बढ़ता है। जब औसत उत्पादन ऋणात्मक होता है, अब ये गलती और है, औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये कथन भी क्या है, गलत है। सो हमारा जो आंसर है वो बी है, घटते बढ़ते अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटते सीमांत प्रतिफल इनमें से किस कुल उत्पादन को दर्शाते हैं। तो ये हमें 4 ऑप्शंस कुल उत्पादन के दिए हुए हैं। अब ये कुल उत्पादन पहले 5 था, फिर 5 था, फिर 5 था, फिर 5 था, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में 5 था, फिर कुल उत्पादन 9 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ। सी ऑप्शन में देखें तो कुल उत्पादन पहले 5, फिर 11, फिर 18, फिर 26 है। डी ऑप्शन देखें तो 5 10 15 और 20। तो हमें कैसे पता चले कि घटते सीमांत प्रतिफल कैसे ज्ञात करें हम, आपको पता होना चाहिए कि घटते सीमांत प्रतिफल में होता क्या है, सीमांत उत्पादन कम होता है। तो यहां तो ये कुल उत्पादन दे रखा है, तो हमें सीमांत उत्पादन ज्ञात करना है। कैसे, देखिए अगर हम फर्स्ट ए ऑप्शन देखें, ये ए ऑप्शन, तो यहां हमें टीपी 5 5 5 5 ये 5 5 गिवन है, तो सीमांत उत्पादन यहाँ क्या है, 0 है। तो देखिए घटते सीमांत प्रतिफल में क्या होना चाहिए, एमपी घटना चाहिए,
तो यहां ये क्या है, 0 है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हमें टीपी बी ऑप्शन में 5, 9, 12 और 14, 5, 9, 12, 14 और एमपी निकालें तो 5, 9 में से 5 लेस करेंगे तो 4, 12 में से 9 लेस करेंगे तो 3 और 14 में से 12 लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां देखिए बी ऑप्शन हमारा घटते सीमांत प्रतिफल को दर्शाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी और डी को भी देख लेते हैं, तो सी और डी में देखिए क्या हो रहा है। सी ऑप्शन में देखें हम तो पहले 5, फिर 11 में से 5 लेस किया तो 6, फिर 18 में से 11 लेस किया 7। यहां पर आप देखें एमपी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो बढ़ते प्रतिफल होगा, और हमसे पूछा क्या गया है, घटते सीमांत प्रतिफल, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। और डी ऑप्शन में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 से 10, 10 से 15 जो भी डिफरेंस आ रहा है ये इक्वल आ रहा है, यानी कि सीमांत उत्पादन जो है वो स्थिर है, जबकि होना क्या चाहिए था, घटता होना चाहिए था। तो हमारे लिए जो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, अगर स्थिर है तो ये समान प्रतिफल कहलाते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं घटते प्रतिफल तब लागू होते हैं जब एक परिवर्तनशील आगत को स्थिर आगत पर बढ़ाया जाता है और कुल उत्पादन घटता है। देखिए घटते प्रतिफल तब लागू होते हैं, प्रतिफल कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटते प्रतिफल। सो घटते प्रतिफल में कुल उत्पादन घटता है कभी, देखिए वो ऋणात्मक प्रतिफल में घटता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, जब परिवर्तनशील आगत की इकाई को बढ़ाया जाता है तो सीमांत उत्पादन घटता है, ये ठीक है। जब परिवर्तनशील आगत की इकाई को बढ़ा रहे हैं तो सीमांत उत्पादन घटता है, उसी को हम घटते प्रतिफल कहते हैं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। प्लांट का विकास किया जाता है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं हुआ इससे, तो सी गलत है। डी दीर्घकाल में सभी अंकों की मात्रा में वृद्धि होती है, सो दीर्घकाल की बात हुई और घटते प्रतिफल तो अल्पकाल में लागू होते हैं, सो डी भी हमारे लिए सही नहीं है, सो केवल बी ही हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल उत्पादन वक्र का ढाल या ढलान डैश होता है, सीमांत उत्पादन ही कुल उत्पादन वक्र का ढलान होता है, या बी ऑप्शन औसत उत्पादन वक्र होता है, या उपरोक्त दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सीमांत उत्पादन जो है कुल उत्पादन वक्र का ढलान होता है, एमपी जो होता है वो होता है, क्योंकि ये जो होता है डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, एल यानी कि परिवर्तनशील साधन की इकाई, ये होता है ढलान, तो कुल उत्पादन वक्र का ढलान जो है वो सीमांत उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुल उत्पादन गिरता है या घटता है, जब कुल उत्पादन गिरता है या घटता है, देखिए ऐसे ये वाला पूछा गया है आपसे, ये शेडेड जो है सर्कल जो किया है ये पूछा गया है कि कुल उत्पादन घटता है तो औसत उत्पादन 0 है, सीमांत उत्पादन 0 है, या औसत उत्पादन ऋणात्मक है, या सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है। देखिए उस औसत उत्पादन 0 कभी भी नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। सीमांत उत्पादन 0 है, जब सीमांत उत्पादन 0 होगा तो टीपी जो होता है वो अधिकतम होता है, ऐसे बनता है, सो टीपी जो है वो अधिकतम होता है, तो ये वाला भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी। औसत उत्पादन ऋणात्मक, औसत उत्पादन ना तो 0 होता ना ऋणात्मक होता, ये भी गलत है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, सो ये देखिए ये वाला ऑप्शन बनता है नेगेटिव में, ये सो ये देखें कि ये गिर रहा है और ये नेगेटिव है, तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान प्रतिफल के कारण है, वर्धमान माने बढ़ते प्रतिफल, अल्पकाल के अंदर जो बढ़ते प्रतिफल हैं तो वो किस वजह से होते हैं, वो वजह पूछी गई है। स्थिर साधनों का अल्प प्रयोग हो रहा होता है, और जैसे जैसे हम साधन लगाते हैं तो हम उनके पूर्ण प्रयोग की ओर जाते हैं, ये ऑप्शन होगा। या साधनों का अविभाजित होना, या साधन जैसे जैसे हम लगाते हैं, कोई भी एक स्थिर साधन है तो उसके ऊपर एक लेबर लगाई, उसका काम होने लगा, दूसरी लेबर लगाई, फिर तीसरी लगाई, फिर चौथी लगाई, फिर पांचवी लगाई, और इस तरीके से हम साधन का हम जो है पूरा इस्तेमाल करने लगते हैं। तो एक अगर लेबर लगा रहे हैं तो उसका अधूरा इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो देखिए आप ये सोचिए। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है, किसी भी कार्य को हम टुकड़ों में बांट दें और जो एफिशिएंट लेबर है केवल उसी से वो काम करवाया जाए, तो श्रम विभाजन से होगा। या उपरोक्त सभी, देखिए यहाँ जो है बढ़ते प्रतिफल इन तीनों की वजह से ही होते हैं। साधन
जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाएंगे तो स्थिर साधनों के पूर्ण प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। साधनों का विभाजित था, तो जैसे जैसे हम और लेंगे तो उनका पूरा इस्तेमाल होने लगता है, ये भी एक कारण है, और श्रम विभाजन भी एक कारण है। सो उपरोक्त सभी जो है बढ़ते प्रतिफल के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवेकशील उत्पादक सदैव उत्पादन की डैश अवस्था में काम करता है। तो कौन सी अवस्था में वो काम करता है वो देखते हैं हम। वर्धमान प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल, ह्रासमान यानी घटते प्रतिफल, ऋणात्मक जिसके अंदर सीमांत उत्पादन जो है वो नेगेटिव होता है, या उपरोक्त सभी आंसर होंगे। और ये जो आंसर है वो आपका इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड रहेगा। देखिए इस डायग्राम में देखें तो पहले टीपी जो है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यानी कि एमपी बढ़ रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज क्या है, एमपी गिरता है और टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, ये सेकंड स्टेज हो गई। और थर्ड स्टेज जो है वो टीपी गिर रहा है और एमपी नेगेटिव हो जाता है, ये नीचे। सो एक विवेकशील उत्पादक वो फर्स्ट चुनेगा कि सेकंड चुनेगा कि थर्ड चुनेगा। देखिए थर्ड में नेगेटिव है, क्यों करेगा, और फर्स्ट के अंदर जो है एमपी उसका बढ़ रहा है और कुल उत्पादन अभी भी अधिकतम नहीं हुआ। और क्या है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन लग रहे हैं, एमपी जो है सीमांत उत्पादन जो है वो पॉजिटिव है और टीपी अधिकतम अभी हुआ नहीं। तो सबसे बेस्ट जो है वो सेकंड जो है स्टेज रहती है। तो दूसरी अवस्था जो है वो उसमें काम करेगा, और दूसरी अवस्था में आप देखिए क्या हो रहा है, एमपी घट रहा है। तो यानी कि ह्रासमान प्रतिफल जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। एमपी ज्यादा है एपी से जब एपी बढ़ता हुआ हो, एमपी इज इक्वल टू एपी है जब एपी अधिकतम हो, या एमपी कम है एपी से जब एपी गिरता हुआ हो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी हम डायग्राम्स का सहारा लेते हैं। देखिए एमपी ज्यादा है एपी से जब एपी बढ़ रहा है, ये देखिए एपी बढ़ रहा है और एमपी इससे ज्यादा है, सो ये करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। एमपी इज इक्वल टू एपी बी ऑप्शन में जब एपी अधिकतम है। सो एपी यहां अधिकतम है और यहां जब अधिकतम है तो एमपी और एपी दोनों क्या है, इक्वल हो जाते हैं। सो ये भी हमारा करेक्ट हुआ। एमपी कम है एपी से जब एपी गिर रहा है, देखिए ये एपी घट रहा है और एमपी से कम है, नीचे है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो है हमारा ये आंसर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ये इक्वेशंस हैं, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल, एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, या एमपी टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, या टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एपी। तो कौन सा गलत है वो छांटना है। देखिए टीपी क्या है, औसत उत्पादन को अगर परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से गुणा कर दें तो कुल उत्पादन आ जाता है, ये सही है। एमपी क्या है, चेंज जो है टीपी में आया और डिवाइडेड बाय जो चेंज जो है परिवर्तनशील साधन की इकाई में आया उसको डिफाइन करती है। सो सीमांत उत्पादन भी यही है, सही है ये। और एमपी क्या है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ये भी सही है। तो गलत क्या है, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एपी। ये सिग्मा एपी नहीं होता, सिग्मा एमपी होता है टीपी। सो डी जो है ये गलत है।